रिया फ्रॉम ब्राइंट एकेडमी। आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। और बताओ कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर चुके थे हमारा चैप्टर नंबर 1, रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन, जिसके अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था रेशियो को। रेशियो क्या था? रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज हैविंग अ सेम यूनिट। इसी के साथ में हमने कुछ टाइप्स ऑफ रेशियो डिस्कस किए थे, जिसके अंदर सबसे पहला टाइप हमारे पास में था इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो का मतलब क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन रेशियो। फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइप आया डुप्लीकेट रेशियो, जिसका मतलब क्या था? स्क्वायर ऑफ द गिवन रेशियो। फिर हमारे पास में थर्ड टाइप था सब डुप्लीकेट रेशियो, जिसका मतलब क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन रेशियो। फोर्थ टाइप हमारे पास में था ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या था? क्यूब ऑफ द गिवन रेशियो। फिर उसके बाद में हमने देखा था सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, उसका मतलब क्या था? क्यूब रूट ऑफ द गिवन रेशियो। और जो लास्ट टाइप हमारे पास में था वो था कंपाउंड रेशियो, जिसका मतलब क्या था? मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ऑल रेशियोज। उसके बाद में हमने देखा जो हमें रेशियो दिया हुआ होता है, जो a अपॉन में b दिया हुआ होता है, तो उसमें a का नाम क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है, और b का नाम क्या होता है? कॉन्सिक्वेंट होता है। जिसके थ्रू हमने एंटीसीडेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने एग्जाम्पल भी देखा था। इसी के साथ में हम आगे इसी चैप्टर को, रेशियो वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियो। लिखो मेरे साथ में थोड़े बहुत नोट्स, फिर उसके बाद में हम इसे समझेंगे। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियो। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, द वैल्यू ऑफ रेशियो remain unchanged when the terms of the ratio are multiplied or divided by the same number। इसका मतलब क्या है? हमें जो रेशियो दिए हुए हैं, मतलब हम यहाँ पे इससे एग्जांपल है, हमें जो रेशियो दिए हुए हैं, अगर हम उसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो वो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, वो अनचेंज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें दे रखा है 2:4, तो 2:4 को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 और 4 को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2/4 को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो ये जो रेशियो है ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ये जो हमें रेशियो दे रखा था 2:4, अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। और हमारा ये जो अभी फाइनल आंसर आया है 4:8, अगर इसे भी हम सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। तो ये यही बोल रहा है कि जब हम किसी रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अनचेंज रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 9:27। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 9/27। अगर मैं इस रेशियो को सेम नंबर 9 से डिवाइड करूं, 9 को भी 9 से डिवाइड करूं, और जो 27 है उसे भी मैं 9 से ही डिवाइड करूं, तो ये कितना हो जाएगा? 9 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार होगा? 1,
और 27 को 9 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इस रेशो को सिंप्लीफाई करें, ये जो 9:27 है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करें तो 9:7 कितनी बार में ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 1/3। तो हमें जो रेशो दे रखा था वो भी 1/3 था। जब हमने इसे 9 से डिवाइड किया तब भी ये क्या रहा, 1/3 ही रहा। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम सेम नंबर से किसी रेशो को डिवाइड करेंगे तो ये क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, अनचेंज रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, 2 और more ratios can be compared by reducing them to the same denominator. ये क्या बोल रहा है, हमें 2 या 2 से ज्यादा रेशो दिए हुए, अगर हमें उन दोनों को कंपेयर करना है तो हमें क्या करना होगा, उसके जो डिनोमिनेटर है उनको सेम बनाना होगा। मतलब उन्हें या तो हम उसे रिड्यूस करके क्या करें, सेम डिनोमिनेटर पे लेकर आ सकते हैं और फिर उन्हें क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें, हमें एग्जाम्पल लें 3:4 और 8:12। अब इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, विच इज ग्रेटर, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये हम कैसे पता लगा पाएंगे। ये जो हमें 3:4 दे रखा है, 3/4, और ये जो हमें दे रखा है 8/12, तो ये जो डिनोमिनेटर है हमें पहले इन्हें इक्वल बनाना पड़ेगा। हम जब इन्हें सेम बना देंगे तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इजीली कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो 3:4 के डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो हम जो न्यूमरेटर है उसे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि ये जो रेशो है, ये जो हमारा रेशो है ये सेम रहेगा। अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो रेशो है वो सेम बना रहेगा, क्योंकि इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और किसी भी रेशो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 4 3 12। वैसे ही अगर हम इसे इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना रहेगा, 8/12 ही रहेगा। तो हमारे पास में क्या निकल के आया, 9/12 और 8/12। तो अब हम बता सकते हैं ना कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो इसमें से बड़ा है 9/12। तो इस तरीके से जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो काम करती है कि हम किसी भी रेशो के डिनोमिनेटर को सेम बना करके क्या कर सकते हैं, उनको इजीली आराम से कंपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेशोज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। रेशोज के इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को हम कैसे पता लगाएंगे। ये जो इनइक्वालिटीज है ये किस तरीके से डिनोट होती है, इनइक्वालिटी डिनोट होती है ग्रेटर देन और लेस देन के साइन से। चलो इसे समझते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि रेशियोज इक्वल कब होते हैं, इफ A is equals to B, then the ratio A is to B is called equal ratio.
जब a इज इक्वल टू बी होगा तो जो हमें रेशो दे रखा है a इज टू बी, ये क्या माना जाएगा? इक्वल रेशो माना जाएगा। एग्जाम्पल 3:3, मतलब a कितना दे रखा है? 3 दिया हुआ है, और b भी कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये जो रेशो है क्या है? इक्वल रेशो है। ये रेशो क्या है? इक्वल रेशो है। वैसे ही अगर हमें दे रखा हो 4:4, तो यहाँ पे a क्या है? 4, और b क्या है? 4। मतलब a इज इक्वल टू b है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? इक्वल रेशो बोलेंगे। नेक्स्ट, इफ a is greater than b, then the ratio a is to b is called greater inequality। इसे क्या बोलेंगे? यदि a b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, तो रेशियो a इज टू b कितना हो जाएगा? ग्रेटर इनइक्वालिटी होगा। एग्जाम्पल लें, यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे हम एक एग्जाम्पल 5:3। तो यहाँ पे ये जो a है ये कितना है? 5 है, और b कितना है? 3 है। तो मतलब a जो है b से बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 3। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेटर इनइक्वालिटी बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ a is less than b, then the ratio a is to b is called lesser inequality। यदि a लेस देन b है, a इज लेस देन b है, तो a रेशो भी क्या कहलाया जाएगा? लेसर इनइक्वालिटी कहलाएगा। एग्जाम्पल 3:7। तो इसमें a क्या है? a है 3, और b क्या है? 7। तो 3 इज लेस देन 7, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये हमारे पास में आ जाएगा लेसर इनइक्वालिटी। तो इसी के साथ में हमारा जो रेशो वाला पार्ट है, जो रेशो वाला कंटेंट था, ये हमारा फिनिश हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आप इसके साथ में अपनी जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ में अब हम स्टार्ट करते हैं प्रपोर्शन। आगे बढ़ते हैं और हमारा जो प्रपोर्शन वाला पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ टू और मोर, equality of two or more ratio is called proportion। इसके अंदर अब हम कुछ केसेस बनाएंगे। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे लिखो केस 1। केस 1 क्या बोलता है? 4 numbers a, b, c and d are in proportion a, b, c, d are in proportion if a upon में b is equals to c upon में d।
ये बोल रहा है जो हमें 4 नंबर दे रखे हैं ए बी सी डी, वो प्रपोर्शन में तभी माने जाएंगे जब ए अपॉन में बी इक्वल होगा सी अपॉन में डी के। फॉर एग्जाम्पल 1 3 एग्जाम्पल यहाँ पे है 1 3 9 एंड 27। ये हमें 4 नंबर दिए हुए हैं। अब ये प्रोपोर्शन में है, ये कब माना जाएगा? जब a अपॉन में b इज इक्वल्स टू क्या होगा, c अपॉन में d होगा। मतलब 1 अपॉन में 3, मतलब a क्या है 1, हमें a दे रखा है 1, b दे रखा है 3, 9 c दे रखा है 9 और d दे रखा है 27। तो ये प्रोपोर्शन में है, ये कब माना जाएगा? जब a अपॉन में b इज इक्वल्स टू सी अपॉन में d होगा, तो 1 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन में 27 होगा, तभी ये क्या माना जाएगा, ये जो चारों नंबर है ये प्रोपोर्शन में है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दे तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन में डी हो गए। तो ये क्या हो गया, ये चारों नंबर क्या है, प्रोपोर्शन में है। अब इसी के साथ में इसकी कंडीशन भी होती है। ये कंडीशन क्या है, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। तो इसकी कंडीशन ये है कि हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कंडीशन इस तरीके से निकल के आएगी कि ए डी इज इक्वल टू बी सी होना चाहिए। मतलब ए मल्टीप्लाई बाय डी करेंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी मल्टीप्लाई बाय सी के इक्वल होना चाहिए। ये हमारा शॉर्टकट लगाने का तरीका है, ये हमारा एक शॉर्टकट है। यदि ए मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, बी अपॉन सी के इक्वल होगा, तब क्या माना जाएगा कि ये जो 4 नंबर है ये प्रोपोर्शन में है। अब ये जो 4 नंबर दिए हुए हैं, ये जो हमें 4 अल्फाबेट दिए गए हैं, इनके क्या नाम है, इनके नाम भी हैं। ए को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, ए को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी को बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, सी को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, और डी को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये इनके नाम दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड आउट, फाइंड आउट फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2, 7 एंड 14। हमें इसका क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल यहाँ पे कैलकुलेट करना। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारी जो कंडीशन थी वो लिखेंगे सबसे पहले, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। अब हमें ए क्या दिया हुआ है 2, बी क्या दिया हुआ है 7, और सी दिया हुआ है हमें 14। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डी फोर्थ प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करना है। तो वो क्या, इसे किस तरीके से डिनोट करेंगे, हम डी से डिनोट करेंगे और उसे हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। जो भी हमें कैलकुलेट करना होता है तो उसे हम क्या अज्यूम करेंगे, एक्स अज्यूम करेंगे। अब ये जो वैल्यूज हमें दी हुई है इसे इस कंडीशन में हम पुट करेंगे। ए कितना दिया हुआ है 2, बी कितना दिया हुआ है एक्स, बी कितना है 7, और सी कितना दिया हुआ है 14।
इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 14। इस 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे। तो 2 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, 7 टाइम्स में ये 2 कैंसिल, 14 कैंसिल हो जाएगा 2 से, और x कितना आ जाएगा हमारे पास में, 7 जा कितना होता है, 49। तो हमारा जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है, ये जो x है, ये हमारा क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे जो प्रपोर्शन है, हमारे जो 4 नंबर दिए हुए हैं वो प्रपोर्शन में, ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें कंडीशन दी गई है जो कि हमारे शॉर्टकट लगाने में भी काम आएगी, a मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल्स टू bc। ad किसके इक्वल होना चाहिए, bc के इक्वल होना चाहिए, जिसमें a का नाम क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, b का नाम है सेकंड प्रोपोर्शनल, c का नाम है थर्ड प्रोपोर्शनल, और d का नाम क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। अब मेरे साथ यहाँ पे लिखो केस 2। केस टू क्या बोलता है, 3 नंबर्स A, B, C are said to be in proportion A, B, C are said to be in proportion if A upon में B is equals to B upon में C। भाई जो सेकंड केस है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये 3 नंबर्स के बारे में बात कर रहा है कि ये जो 3 नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ये प्रपोर्शन में कब माने जाएंगे, ये प्रपोर्शन में तभी माने जाएंगे जब a अपॉन में b किसके इक्वल होगा, b अपॉन में c के इक्वल होगा, जिसके अंदर a का नाम क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, b का नाम क्या है, मीन प्रोपोर्शनल, b का नाम क्या है, मीन प्रोपोर्शनल। यहाँ पे भी b है तो b का नाम तो सेम ही रहने वाला है, मीन प्रोपोर्शनल, और c का नाम क्या है यहाँ पे, थर्ड प्रोपोर्शनल। इस तरीके से हमें इनके नाम बताए गए हैं। अब इसकी भी एक कंडीशन है, यहाँ पे ये जो a अपॉन में b इज इक्वल्स टू b अपॉन में c दे रखा है, तो इसका भी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac। ये हमारा शॉर्टकट के अंदर काम, शॉर्टकट की तरह यूज करने के काम में आएगा। ये जो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय c है, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac, तो जब ये होगा तभी क्या माना जाएगा, ये जो 3 नंबर है ये प्रोपोर्शन में है। कंडीशन क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac, तभी ये जो 3 नंबर है ये क्या माने जाएंगे, ये प्रोपोर्शन में है। एग्जाम्पल ले हम यहाँ पे, एग्जाम्पल 1, 2 एंड 4, ये प्रोपोर्शन में है, ये कैसे पता चलेगा, तो a अपॉन में b इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, b अपॉन में c होना चाहिए। तो 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 4, क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो ये क्या माने जाएंगे, ये प्रोपोर्शन में है, ये माने जाएंगे कि ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। अगर हम इसको इस कंडीशन में पुट करें, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac, तो b स्क्वायर, b क्या है हमारे पास में 2 है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर इज इक्वल्स, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा 4। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो मतलब ये जो 3 नंबर हमें दिए गए हैं ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। एक और हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, फाइंड
मीन proportional of 2 and 32। अब मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पे क्या है भाई? मीन प्रोपोर्शनल हमें हमने नाम किसको दिया था? बी को दिया था। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? बी को फाइंड आउट करना है। तो ए हमें कितना दिया हुआ है? 2। बी को हम क्या मान लेंगे? एक्स। और सी हमें क्या दिया हुआ है? 32। तो इसके अंदर कंडीशन लगाओ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स इज स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 64। तो x हमारे पास में कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो हमारा जो मीन प्रोपोर्शनल है वो क्या आ गया हमारे पास में? मीन प्रोपोर्शनल हमारे पास में कितना आ गया? 8 आ गया। और मीन प्रोपोर्शनल किसको नाम दिया था हमने? बी को नाम दिया था। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए, रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लिखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेशियो एंड proportion। रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड हम कुछ दूसरे टाइप्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ a अपॉन में b इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3, देन फाइंड 2a प्लस 5b अपॉन में 3a माइनस b। अब इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखो, हमारे पास में यहाँ पे a अपॉन में b की वैल्यू दे रखी है 2 अपॉन में 3, और हमें फाइंड क्या करना है? 2a प्लस 5b अपॉन में 3a माइनस b। तो a कितना दिया हुआ है? 2, और b की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3। तो सीधे सीधे हम जो ये वैल्यूज हमें a और b की दी हुई है, हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करके इसका आंसर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो लिखो इसे, 2a प्लस 5b अपॉन में 3a माइनस b। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 प्लस 5 3 जा 15 डिवाइड बाय 3 2 जा 6 माइनस 3। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? 15 प्लस 4 कितना होएगा? 19, और 6 माइनस 3 हमारे पास में क्या आ जाएगा? 3। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा? 19 अपॉन में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सेकेंड क्वेश्चन, इफ a प्लस 4b अपॉन a माइनस 4b कितना है? 5 अपॉन में 3 दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड a अपॉन में b। a अपॉन में b कितना होगा? इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? इसे हम सॉल्व करेंगे a प्लस 4b डिवाइड बाय a माइनस 4b।
इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5/3 दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस बी को हमें फाइंड करना है। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे हम यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 4b इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय a माइनस 4b। इसे मल्टीप्लाई करो, 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 4b से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 4b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3a प्लस 12b इज इक्वल टू 5a माइनस 20b। इसे सॉल्व करो, a वाली साइड एक जगह लेके जाओ और जो b वाली साइड है उसे एक जगह लेकर चले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3a माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 20b माइनस 12b। तो यहाँ पे हमारे पास में एक जनरल रूल होते हैं, हमारे पास में क्या होता है, कुछ जनरल रूल होते हैं। ये रूल्स क्या होते हैं, देखो, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस भी जो है वो क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन जो साइन आता है वो किसका आता है, माइनस का आता है। साइन किसका आएगा, साइन माइनस का आएगा, लेकिन जो हमें नंबर दिए हुए होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3a माइनस 5a। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 2a इज इक्वल टू, हमें कितना दे रखा है, ये माइनस 20b माइनस 12b। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 32b। अब हमें क्या निकालना है, a अपॉन में b निकालना है ना, a। तो इस b को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे और ये कितना हो जाएगा, -32। और ये हम डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो a अपॉन में b अपने पास में कितना आ जाएगा, इसे हम अगर सॉल्व करें तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 डिवाइड बाय 1। और ये जो माइनस और माइनस है ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हमारे पास में a अपॉन में b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a अपॉन में b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 16 अपॉन में 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ a अपॉन में b इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 5। a अपॉन में b कितना दे रखा है, 4 अपॉन में 5 दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 2b। तो इसे भी हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हमें a की वैल्यू दे रखी है 4, b की वैल्यू दे रखी है हमें 5। तो 2a प्लस 3b अपॉन में 3a माइनस 2b। तो a और b की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 माइनस 5 2 जा 10। तो हमारे पास में इसका आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 हो जाएगा 23 और 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास में हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था 2a प्लस 3b अपॉन में 3a माइनस 2b। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या आ गया, 23 अपॉन में 2। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा नंबर है, ये 3 और 4। फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे 4a प्लस 5b डिवाइड बाय a माइनस b। ये हमें कितना दे रखा है, 12 अपॉन में 7 दे रखा है। हमें क्या वैल्यू निकालनी है इसके अंदर, a अपॉन में b की वैल्यू निकालनी है। तो इसे कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे हम, 4a प्लस 5b डिवाइड बाय a माइनस b इज इक्वल्स टू 12 अपॉन में 7। हम इसे सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 4a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 28a प्लस 35b इज इक्वल्स टू 12a माइनस 12b। भाई ये जो 7 है ये 4a से भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो 7 है ये 5b से भी मल्टीप्लाई होगा। ये जो यहाँ पे 12 दे रखा है ये a से भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो 12 है ये b से भी मल्टीप्लाई होगा। अब a वाली साइड सारी एक साथ लिखेंगे, 28a माइनस 12a इज इक्वल टू माइनस 12b माइनस 35b। इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 16a इज इक्वल टू माइनस 47b। अब हमें फाइंड करना है a अपॉन में b। तो ये कितना हो जाएगा, a अपॉन में b माइनस 47 और ये जो 16 वाला है ये इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, डिवाइड बाय 16। तो हमारे पास में a अपॉन में b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 47 अपॉन 16 आ गई। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 5th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करना है, हमें क्वेश्चन दे रखा है 16:24:26। इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉमन मल्टीपल फैक्टर। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, कॉमन मल्टीपल फैक्टर यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन मल्टीपल फैक्टर मतलब जो ये सबकी टेबल में आता हो, कॉमन इनका जो मल्टीपल है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखें तो इसके अंदर कॉमन क्या क्या आएगा, मतलब कॉमन किस तरीके, कॉमन मल्टीपल फैक्टर यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 16 का हम लें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 24 का लें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 26 का लें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 13। तो यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल फैक्टर है वो क्या है, कॉमन मल्टीपल फैक्टर हमारे पास में आ गया 2, जो कि तीनों में ही कॉमन है, मतलब तीनों की ही मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। अगर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा। तो इसके अंदर जो कॉमन मल्टीपल फैक्टर है वो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, इफ a अपॉन में b इज इक्वल्स टू 3:4 दिया हुआ है और b अपॉन में c कितना दे रखा है, b अपॉन में c हमें 8 अपॉन में 15 दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड a अपॉन में c। ऐसा ही क्वेश्चन हम मॉड्यूल का भी कर चुके हैं। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, हमें a अपॉन में b दे रखा है और a अपॉन में b दे रखा है और b अपॉन में c दे रखा है। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, कंपाउंड रेशियो से सॉल्व करेंगे।
दो रेशो दिए हुए, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ से ये जो b और b है ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में एंड में क्या बच जाएगा, a/c बच जाएगा। अब इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/15। अब इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम उसे कैंसिल कर देंगे, नहीं तो जैसा भी है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैंसिल करने से क्या होता है, हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और 3 1 जा 3 और 5 टाइम्स ये 15 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में कितना रह जाएगा, ये 2/5। तो a/c क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ही जल्दी इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ a/b कितना है, 2/3, b/c हमें दे रखा है 4/7। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है a/b/c। ये कैसे निकालेंगे भाई, हमें b यहाँ पे भी दे रखा है और b हमें यहाँ पे भी दे रखा है, मतलब ये इन दोनों के अंदर कॉमन है। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको a/b। तो ये कितना हो जाएगा, 2:3। हमें फाइंड क्या करना है, a/b/c, ये फाइंड करना है। तो b जो है इसके अंदर क्या है, कॉमन टर्म है, तो a/b लिखा। और अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इसको दोबारा से लिखते हैं, a/b, और यहाँ पे हमें दे रखा है b/c, मतलब इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, कॉमन टर्म बनाना पड़ेगा दोनों के लिए। तो अब हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को भी ऐसे लिख लेंगे, 2:3, और b/c क्या दे रखा है, 4:2। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो अब इसको हम कॉमन बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12। अब हमें क्या चाहिए, a और c की वैल्यू भी चाहिए। तो a और c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में b है, जो नीचे वाला b दे रखा है इसे हम क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो ऊपर वाला b दे रखा है इसे हम क्या करेंगे, c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, और 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 7 दे रखा है ना हमें, ये हमें 7 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21। तो हमारे पास में a/b/c कितना आ जाएगा, a/b/c कितना आ जाएगा, 8:12:7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं तो एक बार हम इसे दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। भाई हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसी के जैसा, a/b हमें कितना दे रखा है, 1/3, और b/c हमें कितना दे रखा है, 4/9। ये हमें दे रखा और हमें फाइंड क्या करना है, a/b/c फाइंड करना है। तो a/b/c फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इन दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं, a/b और b/c, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास में जो b आ रहा है ये क्या है, कॉमन टर्म है। तो इसको एक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये जो हमें नीचे b दे रखा है इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a से, और जो ऊपर b दे रखा है उसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे c से। तो इसकी वैल्यूज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1:3, और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 4:9। हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। अब b कॉमन टर्म है तो b को कॉमन बनाने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12। और अब ये जो a वाली वैल्यू है
इसको हम 4 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4:12:, अब ये जो 9 है, ये जो C वाली वैल्यू है, इसको भी हम 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9×3=27। तो ये कितना हो जाएगा A:B:C कितना हो जाएगा A:B:C कितना हो जाएगा 4:12:27। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? क्या ये किसी की टेबल से कट हो रहा है? नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। ये किसी कॉमन मल्टीपल फैक्टर से सिंप्लीफाई और ज्यादा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और आप ज्यादा से ज्यादा जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको इसके ऊपर ग्रिप बनेगी। बहुत इजी चैप्टर है, आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में अपने जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे या तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता सकते हैं। तो आज के लिए हम इसे इतना ही रखेंगे, बाकी ये क्वेश्चंस हम कल या फिर नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी तब हम उसके अंदर इसको और आगे प्रैक्टिस करेंगे, और जो हमारा प्रोपोर्शन वाला पार्ट है इसे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो और भी क्लासेस हमारी यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चलती रहे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।